हाँ जी भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। 13 जुलाई का एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। और उससे पहले एक छोटी सी सूचना, लेकिन बहुत उपयोगी सूचना। 15 तारीख से हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन हमारे सेंटर इंग्लिश एक्सपर्ट पर। ये जो क्लासेस हैं वो 9 बजे से स्टार्ट होंगी। पहला दिन 15 तारीख को वेंसडे को होगा, तो आप ज़रूर उस बैच में आएँ। अगर आपको इंग्लिश एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस करनी है, अगर आपको बस एक बार ही पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, तो ज़रूर आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो ये 15 तारीख को आपको बैच स्टार्ट होगा और ये वाले नंबर हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके बाकी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। उससे पहले देखेंगे पहले एरर्स। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया सीम्स ड्राइविंग बाय कंफ्यूजन, नो स्ट्रेटजी। भारत का जो एनर्जी इंपोर्ट है, आप चाहें तो इंपोर्ट्स भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना, कॉन्टेक्स्ट तो दे नहीं रखा, तो इंपोर्ट भी चलेगा। तो भारत का जो एनर्जी इंपोर्ट है, कहाँ से? रशिया से। वो इंपोर्ट एक वचन है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रेरित है, ड्रीवन आएगा। वो इंपोर्ट जो कि ऐसा लगता है कि ड्रीवन है, किससे? कंफ्यूजन से, ना कि स्ट्रेटजी से। नॉट स्ट्रेटजी, नो स्ट्रेटजी मतलब कोई स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है स्ट्रेटजी से नहीं, बल्कि इससे क्या है? ड्रीवन है, प्रेरित है। तो आपका जो आंसर है वो आएगा ड्रीवन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, रिसीट्स। सबसे पहले तो ये समझो आप, ये रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट्स होता है। जब भी बच्चे हमारे पास आते हैं ऑफलाइन में और वो रिसिप्ट मांगते हैं, तो हम लोग उनको बताते हैं कि भाई यहाँ से ही इंग्लिश को शुरू करें आप। रिसिप्ट नहीं है, क्या है? रिसीट है। प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिसीट। तो रिसीट्स फ्रॉम रशिया, यहाँ पे हैज के स्थान पे हैव। तो जो प्राप्तियां हैं, जो रिसीट्स हैं रशिया से, वो पहुंच चुकी हैं। हैव के साथ थर्ड फॉर्म। कहाँ पहुंच चुकी हैं? प्री सैंक्शन लेवल, कि पहले प्रतिबंध जब लगा था, सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध है, उससे पहले वाले स्तर पर पहुंच चुकी है। और मोर देन 40%, और वो क्या है? वो है 40% से ज़्यादा। हु इज़ ऑल्सो दी हाइएस्ट ऑन 2 ईयर्स, जो कि अब ये हु जो है वो व्यक्ति के लिए आता है, पता है आपको। यहाँ पे हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, तो विच आएगा। और वैसे भी याद रखिए, कॉमा लगा रखी हो और फिर उसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो, तो विच का ही यूज करना है। तो विच इज ऑल्सो दी हाइएस्ट इन 2 ईयर्स, जो कि 2 सालों में सर्वोच्च पायदान पर है। समझ गए? सेकेंडरी सैंक्शंस कैन हिट। कैन मॉडल है और मॉडल को बेस पसंद है, तो हिट्स नहीं आके हिट आएगा। तो सेकेंडरी सैंक्शंस जो हैं, द्वितीयक जो प्रतिबंध हैं, वो हिट कर सकते हैं ट्रेड चैनल्स को। व्यापारिक जो भी चैनल्स हैं, चैनल्स का मतलब कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, उन सभी माध्यमों को ये हिट कर सकता है। एक्सपोज्ड इंडियन रिफाइनर्स विद सीवियर सप्लाई शॉक। और ये कर सकता है, तो इससे ये दिखाएगा, ये यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो फिर ये दिखाएगा कि भारतीय रिफाइनर जो हैं, जो भारतीय ऐसे मतलब कंपनीज जो रिफाइनिंग का काम करती हैं, तेल निकालने का काम करती हैं, उनका सप्लाई शॉक जो है, सप्लाई शॉक मतलब आपूर्ति ढंग से नहीं हो पाई है, उसका झटका जो झेलना पड़ा है, वो एक्सपोज हो जाएगा। तो एक्सपोजिंग आएगा। ऐसा करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, एक्सपोजिंग इंडियन रिफाइनर्स, और एक्सपोज के साथ में टू लगता है, तो टू लग जाएगा यहाँ पे। तो गलतियां देखो क्या क्या हैं। एक तो है सेकेंडरी सैंक्शंस, कैन के साथ मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी। तो जो द्वितीयक प्रतिबंध हैं वो हिट कर सकते हैं ट्रेड चैनल को। अब ट्रेड चैनल्स हो सकता है यहाँ पे चैनल के स्थान पे, क्योंकि एक ही अगर है तो अ ट्रेड चैनल होता, या निश्चित है तो द ट्रेड चैनल होता। चैनल तो गिन सकते हो आप, इसलिए यहाँ पे ट्रेड चैनल्स करिए। क्या करते हुए? भारतीय रिफाइनर्स को एक्सपोज करते हुए। एक्सपोज किसके प्रति कर रहे हो? एक्सपोज कर रहे हो सीवियर सप्लाई शॉक, मतलब जो बहुत गंभीर आपूर्ति संबंधी समस्याएं हैं, उसके प्रति भारतीय रिफाइनर्स की कमजोरियां यहाँ पे उजागर हो जाएंगी। इंडियाज, अब इंडियाज में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। भारत का जो क्रूड इंपोर्ट्स है रशिया से, वो जून में इतना बढ़ा, पास्ट की बात कर रहा है, सर्ज्ड करिए, सर्ज्ड, और इसमें जून में मंथ की बात कर रहा है, इन आएगा। वाइल यूएई शिपमेंट, जबकि यूएई के द्वारा जो सामान भेजा गया, मतलब जो माल भेजा गया, ये पेट्रोल डीजल भेजे गए, तो शिपमेंट्स करो, क्योंकि एक बार नहीं भेज के बहुत बार भेजा गया होगा। और शिपमेंट्स है तो प्लूरल आएगा, वर आएगा। वो क्या थे? एट रिकॉर्ड लेवल, वो रिकॉर्ड स्तर पर थे। इसको ट्रांसलेट में फिर से कर देता हूं। भारत का जो क्रूड इंपोर्ट्स है रशिया से, वो जून में बढ़ा, जबकि यूएई शिपमेंट जो हैं वो रिकॉर्ड लेवल पर थे। रिन्यूइंग ईरान यूएस हॉस्टिलिटी हैज पुट दिस फ्लॉज इन रिस्क।
जो रिन्यूड मतलब जो वापस से बना है, जो नया नया ईरान यूएस की हॉस्टिलिटी जो आई है, मतलब दोबारा से जो इनकी दुश्मनी है, इस दुश्मनी ने क्या किया है, इस दुश्मनी ने ये जो फ्लो है, अब हो सकता है यहाँ दीज फ्लोज हो, वो तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, नहीं फिलहाल तो हम बात इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो दिस फ्लो आएगा। और एट रिस्क, किसी चीज़ को खतरे में रखना, खतरे में डाल देना एट रिस्क होता है, इन रिस्क नहीं होता। तो वो जो है उसने इस फ्लो को, इस प्रवाह को खतरे में डाल दिया है। तो ये तो मेरे भाई आपके एरर वाले क्वेश्चंस हुए। अब हम पढ़ते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसका टाइटल है ऑयल कनंड्रम। क्या पढ़ेंगे इसको? कनंड्रम। कौन सा ड्रम? ब्लू ड्रम नहीं है, नीला ड्रम नहीं है, कनंड्रम है। कनंड्रम का मतलब है डायलेमा, या इसे आप कहेंगे कॉन्ड्री, या इसे हम कहेंगे प्रेडिकमेंट। समझ में आ गई बात? तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि ऑयल की दुविधा, ऑयल वाली जो समस्या है ना, उसकी बात कर रहा है। आगे किसको लेकर लिखा है? भारत का जो एनर्जी इंपोर्ट्स है, भारत जो ऊर्जा का आयात करता है रशिया से, उसको लेकर लिखा गया है। 13 जुलाई मतलब आज का एडिटोरियल है। किस बारे में चर्चा करने वाले हैं? इंडियाज हैवी रिलायंस ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। भारत का जो बहुत ज़्यादा निर्भरता है, यहाँ हैवी का मतलब भारी नहीं है, इस हैवी का मतलब है बहुत ही ज़्यादा। तो भारत की बहुत ज़्यादा निर्भरता, रिलायंस जो है वो डिपेंडेंस के लिए आ रहा है, इसके साथ में ऑन लगा रखा है ना। रिलायंस का मतलब क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंस। तो भारत की बहुत ज़्यादा निर्भरता किस पर? रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर, रशिया से तेल की आयात पर। एंड द जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क इन्वॉल्व, और इसमें जो भू राजनीतिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो, और आर्थिक जो खतरे इसमें शामिल है, उसको लेकर लिखा गया है। एक बात मैं यहाँ पे आपको सिखा दूं कि इन्वॉल्व अगर पहले लग रखा हो, अगर इन्वॉल्व किसी नाउन के पहले लग रखा हो, मान लो यहां तो बाद में दिया रिस्क के बाद में, इन्वॉल्व अगर नाउन के पहले लगा रखा होता तो इसको हम बोलते हैं जटिल, और इन्वॉल्व अगर नाउन के बाद लगाते हो तो इसको हम बोलते हैं शामिल। इन्वॉल्व अगर नाउन के बाद है तो शामिल है, इन्वॉल्व अगर नाउन से पहले है तो जटिल है। ये आप ध्यान रखिए। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। अब आइए, पहला स्लाइड है, हट जाता हूं एक बार स्लाइड से, आपके मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगे, आप अपने सपनों को ऊंचाइयों तक लेकर जाएं और पढ़ें, देखें इसको कि क्या आप इस स्लाइड को पूरा समझ सकते हैं कि नहीं। अब देखो साहब, प्रूडेंट शब्द है, प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है, जुडिशियस होता है, एक जुडिशियल होता है, जुडिशियल तो न्यायिक होता है, ये जुडिशियस है, ये समझदार है। प्रूडेंट का मतलब क्या है? समझदार। अगला है इंटरनेशनलाइज, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। कंसंट्रेशन, एकत्रीकरण है, एक जगह पे ही सांद्रण है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना है। प्रीमियम है, अधिमूल्य को बोलते हैं, सरचार्ज या बोनस को बोलते हैं। डाइवर्सिफाइड का वेरिड या असोर्टेड होता है। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ते हैं प्रेम पूर्वक इसको। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो केंद्रीय मंत्रालय, जो वाणिज्य मंत्रालय है और औद्योगिक है ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, इसके डेटा, मिनिस्ट्री डेटा। अब आप कहोगे सर मिनिस्ट्री के पहले द लगेगा, तो मेरे भाई ये डेटा की बात कर रहा है, ये मिनिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा। इस मिनिस्ट्री के जो डेटा हैं, किसको लेकर? भारत के मई क्रूड इंपोर्ट्स को लेकर। मई के महीने में जो इंपोर्ट रहा कच्चे तेल का, क्रूड मतलब कच्चा तेल, वो आंकड़े, आंकड़े यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की वर्ब, ये इसकी वर्ब है, क्योंकि डेटा एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है। पुराने टाइम पे, बहुत पुराने आदम के ज़माने में डेटा जो है उसका एक वचन डेटम हुआ करता था, और डेटा जो है वो प्लूरल हुआ करता था। अभी क्या है, आज के ज़माने में जेनजीज वाले दौर में, अच्छा मेरे शब्दों पे थोड़ा सा ऐसे मत देखना कि आदम का ज़माना मतलब बहुत पुरानी बातें हैं और जेनजीज का मतलब अभी की बात है, बस ऐसे समझो कि पुराने टाइम पे डेटा जो है वो एक वचन तो डेटम कहलाता था, डेटा प्लूरल होता था। आज के दौर में डेटा ही एक वचन है और डेटा ही प्लूरल है, तो ये डेटा यहाँ पे प्लूरल के सेंस में आ रहा है, इसलिए शो लिखा है। तो ये डेटा जो है ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? दैट यहाँ पे आपको रोकने के लिए, कंजंक्शन लगाने के लिए आता है कि जो रिसीट्स हैं, क्या पढ़ेंगे इसको? रिसीट्स, ये सब्जेक्ट है, किससे? रशिया से। रिसीट्स का मतलब जो प्राप्तियां हैं, जो शिपमेंट्स रशिया से आए हैं तेल के, हैड रीच्ड, वो पहुंच गया था,
ये पास्ट परफेक्ट है। कहाँ पहुंच गया, रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाते। एक एक बात सुनना, द प्री सैंक्शन लेवल्स, जो प्रतिबंध से पहले के स्तर हैं वहां पर, और वो कितना है 40% से ज्यादा, विच इज ऑल्सो द हाइएस्ट इन 2 ईयर्स। और ये जो कहानी बीच में आई है, ये जो कहा है कि 40% से ज्यादा है, इसके लिए आ रहा है ये रिलेटिव क्लोज है। वैसे मैं रिलेटिव क्लोज को ही क्या नाम दे सकता हूं, एडजेक्टिव क्लोज। ये एडजेक्टिव क्लोज है, जो कि इज यहां पे किसके लिए आ रहा है, इस पूरे क्लोज के लिए आ रहा है। ये जो प्री सैंक्शन लेवल से ज्यादा पहुंच गया है, 40% से ज्यादा पहुंच गया है ना, तो उसकी बात कर रहा है, जो कि क्या है, ऑल्सो है, वो एडवर्ब है, वो इज एम आर वॉज वर्ग के बाद आता है, वो हाईएस्ट है, सर्वाधिक है 2 सालों में। कोई दिक्कत, यहां तक मैं फिर पढ़ देता हूं। जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा हैं मई के महीने में, जो क्रूड इंपोर्ट्स को लेकर ये ऑन बता रहा है, इस विषय पर डेटा आए हैं। ठीक है, ये दिखाते हैं कि जो प्राप्तियां रही रशिया से, वो पहुंच गई थी प्री सैंक्शंस लेवल्स पर, है ना, और वो कितने पहुंच गई थी, प्री सैंक्शन लेवल्स ऑफ मोर देन 40%, 40% से ज्यादा। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा है 2 वर्षों में। यहां तक कोई बात नहीं, कुछ बातें काम की हैं वो बता दूंगा आपको मैं। 2 इंडिया है, याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और शायद आज से पहले मैंने बताई नहीं हूं आपको, कि जो भी क्लोज 2 से स्टार्ट होता है, इवन 2 से स्टार्ट होता है, या ऑल्दो से स्टार्ट होता है, उसे हम क्लोज ऑफ कंसेशन के नाम से जानते हैं। कंसेसिव क्लोज भी कह सकते हैं, क्लोज ऑफ कंसेशन भी कह सकते हैं, ये मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो ये क्लोज ऑफ कंसेशन है। यद्यपि इंडिया, अच्छा, विरोधाभासी वाक्यों को जन्म देने का काम है 2 का, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है हैज डिफेंडेड। तो भारत ने क्या किया, भारत ने डिफेंड किया है। हैज के साथ डिफेंडेड वर्ब की, मतलब हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। भारत ने डिफेंड किया है इस चीज को, ये ऑब्जेक्ट। भारत ने कहा कि भाई ठीक ही किया है ये, क्यों, एज कमर्शियली प्रूडेंट, इस रूप में ये प्रेपोजिशन है। जब भी एज का मतलब के रूप में हो तो आप चुपके से इसके नीचे प्रेपोजिशन लिख दिया करो। कमर्शियली प्रूडेंट में प्रूडेंट है वो एडजेक्टिव है, और कमर्शियली है वो एडवर्ब है, जो वाणिज्यिक रूप से बुद्धिमानी है। इट्स युवान बेस्ड। अब ये 2 से लेकर यहां तक तो एक उपवाक्य हो गया। मैंने कहा कि 2 क्या करता है, ये जन्म देता है विरोधाभासी उपवाक्यों को। तो एक तरफ तो कहा यद्यपि भारत ने इसे कहा है कि कमर्शियली ये वाइज स्टेप है कि हम लोग इतना यहां से तेल वेल मंगवा रहे हैं, फिर भी कह रहा है इट्स का जो युवान बेस्ड, युवान है वो मुद्रा है किसकी, चाइना की। चाइना का जो युवान मतलब युवान मुद्रा है, उस आधारित जो पेमेंट्स हैं वो क्या करता है। अब ये गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पेमेंट्स के लिए आ रहा है, पेमेंट सब्जेक्ट है, वो चाइना को देता है, ये ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो भी होम का आंसर होता है, ये ऑब्जेक्ट निकालते कैसे हैं आप क्या कहते हैं, आप पहले मैन वर्ब निकालते हैं। मैन वर्ब से 2 क्वेश्चन पुट करते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं व्हाट से, और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं होम से। जो भी आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। होम का जो आंसर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और व्हाट का आंसर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां पे हमने कहा कि जो चाइना को देता है, तो ये होम किसको देता है, चाइना को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये चाइना को देता है एन एज, एज का मतलब है एडवांटेज, लाभ देता है। टू इंटरनेशनलाइज, और लाभ क्या है कि चाइना क्या कर सकता है, अंतरराष्ट्रीयकरण कर सकता है। किसका अंतरराष्ट्रीयकरण करेगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन अपनी मुद्रा का, और किस कीमत पर, भारत की कीमत पर। ठीक है, इवन इफ, हालांकि, यद्यपि, इट सब्जेक्ट हैज नो बियरिंग, इस बात का, ये जो है ना चाइना ऐसा करेगा, इस बात का नहीं है कोई भी बेयरिंग ऑन। बेयरिंग ऑन का मतलब है मेरे भाई इम्पैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं है। जैसे इम्पैक्ट के साथ ऑन लगता है, वैसे बेयरिंग के साथ ऑन है। इसका कोई प्रभाव नहीं है किस पर, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रूपी, भारत की जो घरेलू ताकत है भारतीय रुपए की, उसमें। और याद रखिए जब भी आप लेंगे मुद्रा का नाम तो दे लगेगा। अब आप जाएंगे पीछे कि सर अभी रुकिए, आपने अभी तो बताया कि युवान से पहले, युवान एक मुद्रा है, यहां पे दे क्यों नहीं आया, है ना। तो यहां मेरे भाई पजेसिव एडजेक्टिव लगा रखा है, इट्स, इसलिए नहीं आया। यहां पे आपने पजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा रखा है तो दे लगा। तो दे और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों में से एक ही चीज लग सकती है। जैसे मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूं, मैं आपसे कहूं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्या आप माई द बेस्ट फ्रेंड लगाओगे, जबकि आपने ये तो सुना होगा कि बेस्ट फ्रेंड जो है बेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, दे लगना चाहिए। लेकिन वहां क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग है, इसलिए नहीं लगाया। वही सेम सिस्टम यहां पे लागू हो रहा है। अब कह रहा है ड्यू टू स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल्स, किस कारण से, बहुत ही सख्त कैपिटल कंट्रोल्स के कारण, पूंजी के नियंत्रण के कारण। अब मैं आपको एक बार फिर समझाऊंगा 2 से लेकर यहां तक। कह रहा है यद्यपि भारत ने
अब इस बात को कमर्शियली प्रूडेंट कहा है, अपने इस स्टेप को कमर्शियली प्रूडेंट कह के डिफेंड किया है। फिर भी युआन आधारित जो पेमेंट्स है वो चाइना को एक एडवांटेज की स्थिति में पहुंचा देते हैं कि चाइना अपनी करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सके भारत के कीमत पर। हालांकि ये जो है इसका प्रभाव नहीं है इंडियन रुपये के डोमेस्टिक स्ट्रेंथ पर, कारण इसका ये है कि स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल है। ठीक है, अब तीसरी बात देखो, ऑयल इंपोर्ट सब्जेक्ट हो गया, कंसंट्रेशन जो है ऑयल इंपोर्ट कंसंट्रेशन, अब ये पूरा ही सब्जेक्ट मानो, ये पूरा सब्जेक्ट है। ये ऑयल इंपोर्ट कंसंट्रेशन का मतलब हो गया तेल का आयात, कंसंट्रेशन का मतलब है एकत्रीकरण, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। यहां देख लीजिए ये दे रखा है सेंट्रलाइजेशन, कंसोलिडेशन। तो ये जो कंसोलिडेशन है फ्रॉम ए सिंगल सोर्स की, एक ही सोर्स से आप तेल मंगवा रहे हो, केवल रशिया से ही तेल मंगवा रहे हो। ठीक है, एंड पेइंग अ प्रीमियम, और आप उसका सरचार्ज भी पे कर रहे हो, अतिरिक्त भुगतान कर रहे हो, है ना, इज रिस्की। अब ये इंपोर्ट, ये कंसंट्रेशन जो है ये इसकी वर्ब है, रिस्की एडजेक्टिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये खतरनाक है किसके लिए, भारत के लिए। विच हैज लॉन्ग परस्यूड, अब यहां पे विच आ रहा है भारत के लिए, और ये कोमा लगा के जब क्लोज दिया जाए उसको हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज के नाम से जानते हैं। नामकरण लिख लीजिएगा, जब कोमा लगाकर क्लोज लगेगा तो उसको हम नाम देते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज। क्या कहेंगे, नॉन, NON, रेस्ट्रिक्टिव RESTRICTIVE, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज। और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज जो होता है वो विच ही उसमें लगता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, भारत जो कि काफी लंबे समय से परस्यू किया है, भारत ने काफी लंबे समय से भारत ने परस्यू किया है। परस्यू किया है मतलब चेज किया है, परस्यू करने का मतलब पीछा करना होता है, फॉलो करना होता है। किसको, डाइवर्सिफाइड एनर्जी स्ट्रेटेजी को। डाइवर्सिफाइड का मतलब अलग अलग, और ये ईडी लग कर आ रहा है तो मेरे भाई मैं इसको क्या नाम दे सकता हूं, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, और वीडियो को जैसे ही रिज्यूम करोगे तब मैं बताता हूं कि क्या इसको कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। एनर्जी स्ट्रेटेजी जो है वो ऊर्जा रणनीति है। तो भारत जिसने की परस्यू किया है काफी लंबे समय से, लॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब है मेरे भाई, एडजेक्टिव भी होता है लेकिन ये एडवर्ब है। कैसे, ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि परस्यू यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब है। तो भारत जिसने की बहुत लंबे समय से परस्यू किया है, फॉलो किया है एक ऐसी स्ट्रेटेजी को जो डाइवर्सिफाइड है। भारत ने ये चाहा है हमेशा कि हम केवल एक से ही कोई काम ना करें, केवल एक से ही आयात ना करें, अलग अलग जगहों से आयात करें, ताकि मान लो एक से बिगड़ भी जाए या कोई ऐसा इनएविटेबल संकट पैदा हो जाए तो हम उसके लिए मजबूर होकर ना बैठ जाएं, बाकी दूसरे रास्ते हमारे लिए खुले हों। ये भारत की स्ट्रेटेजी रही है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसको निचोड़ दीजिए, इस फर्स्ट पैराग्राफ से जो कुछ निकल कर आया है उसको एक जगह पे लिख दीजिए। तो देखो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री यहाँ तक पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक काम की बात यह है कि रीच जो है इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। टीवी का मतलब टेलीविजन नहीं है मेरे भाई, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। इसके बाद काम की बात है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज। ठीक है, एक ये बात काम की है। इसके अलावा यहां पे काम की बात है क्लॉज ऑफ कंसेशन। वैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन भी कह सकते हैं, क्लॉज ऑफ कंसेशन, एक ये काम की बात है। इसके अलावा मैन वर्ब से दो क्वेश्चन पूछ के हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट सॉरी, तो वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या क्या होगा वो भी काम की बात है। इसके अलावा मुद्रा के नाम से पहले, नेम ऑफ करेंसी से पहले द लगता है, ये काम की बात है। डेटा का एक वचन बहुवचन डेटा ही होता है, ये काम की बात है। परशु का मतलब क्या है, ये काम की बात है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें काम की है इस स्लाइड से। अब मैं बता दूं आपको कि रीच जो है टेलीविजन नहीं है, मैंने कहा ट्रांजिटिव वर्ब है, नो प्रेपोजिशन इसके बाद। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आ जाती है उसके बाद प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, जब भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब आ जाती है उसके बाद प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। दूसरा देखिए, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज जो है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में
इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का प्रयोग होता है, ये काम की बात है। क्लॉज ऑफ कंसेशन कौन सा होता है? जहां पे ऑल्दो मिलता है, जहां दो मिलता है, या जहां इवन दो मिलता है, तो वो कैसा क्लॉज होगा मेरे भाई? वो होगा क्लॉज ऑफ कंसेशन। व्हाट से जो हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। होम से निकालते हैं वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। द लगता है नेम ऑफ करेंसी से पहले। डेटा एक वचन भी है और बहुवचन भी है हम लोगों के दौर में। और परस्यू का मतलब फॉलो करना होता है, ठीक है, फॉलो करना, चेज करना, ये सब इसका मतलब है। क्लियर? आगे चला जाए, दूसरी कहानी शुरू करें। पढ़िए, देखें आराम से, प्रेम पूर्वक, और मनन कीजिए आंखें बंद करके कि क्या पढ़ा है। और एक और कोशिश कर सकते हो तो करिए, इसको प्रेसी लिख कर देखिए कि अपने शब्दों में लिखना हो, रीफ्रेजिंग करके लिखना हो तो कैसे आप लिख सकते हैं, ये भी कोशिश कर लीजिए। ये सारी कोशिशें हो जाएं आपकी तो समझ जाइए कि अंग्रेजी आपकी बिल्कुल सही दिशा में अग्रसर है, आप सीखने की दिशा में अग्रसर हैं। इवॉल्विंग क्या होता है? विकसित हो रहा, डेवलपिंग, अनफोल्डिंग। सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध है, पेनल्टीज या एम्बार्गोज। बैन भी कह सकते हो आप, है ना, इसमें आप बैन भी लिख सकते हो। अगला है सर्ज। सर्ज का मतलब एस्केलेटेड या सोर है, तेजी से बढ़ना। एक्सपोज का मतलब है खतरे में डालना, इंडेंजरिंग, रिवीलिंग। सिक्योर का प्राप्त करना है, ऑब्टेन या अक्वायर। अब देखिए, एक एक बात सीखते चलना भाई। मोरओवर, मोरओवर एक एडवर्ब है। मोरओवर क्या चीज है? एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है इससे, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू कह सकते हो, बिसाइड्स कह सकते हो। मोर ओवर को आप क्या कह सकते हैं? बिसाइड्स, या क्या कह सकते हैं? इन एडिशन टू। तो इसके अलावा सोर्सिंग फ्यूल फ्रॉम द गल्फ स्पॉट मार्केट। सोर्सिंग फ्यूल, सोर्स का मतलब यहां पे प्राप्त करना है, सोर्स का मतलब यहां पे प्रोक्योर करना है। आप इसको प्रोक्योर कह सकते हो, आप इसको सिक्योर करना भी कह सकते हो, प्राप्त करना, मंगवाना। तो सोर्सिंग, देखो जब भी आईएनजी फॉर्म लगकर सब्जेक्ट बन जाता हो, कोई भी सेंटेंस है, वहां पे आईएनजी फॉर्म में आपको कोई वर्ड दे रखा है और फिर आप ये भी कह रहे हो कि सर ये तो जो है सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो मेरे भाई चुपके से उसका एक नामकरण कर दिया करो, जेरेंड। क्या नाम लिखोगे? जेरेंड। वो जेरेंड होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है सोर्सिंग फ्यूल फ्रॉम द गल्फ स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट वो मार्केट है, सीधा जाओ, कैश भुगतान करो, वस्तु खरीदो, आ जाओ, ठीक है। ये स्पॉट मार्केट है, जैसे हम कहते हैं ऑन द स्पॉट काम होना, वही है। आप जाओगे, चीज खरीदोगे, पैसा तुरंत कैश दोगे, काम हो गया। वो मार्केट जो है स्पॉट मार्केट कहलाता है। गल्फ मतलब खाड़ी देशों वाला है। अमिड प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस बीच। इवॉल्विंग सैंक्शंस में नाउन है ये तो सैंक्शंस, इवॉल्विंग एडजेक्टिव है। और जब जब आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव होता है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम से जानते हैं। जब भी आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव होता है उसका क्या नाम देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देते हैं। यहां तक क्या कह रहा है कि इसके अलावा अगर आप गल्फ स्पॉट मार्केट से तेल मंगवा रहे हो तो सोर्सिंग यहां पे सब्जेक्ट है। मैंने कहा कि आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट हो तो जेरेंड कहेंगे, तो जेरेंड है ये। वर्बल नाउन है अगर हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो इसके अतिरिक्त गल्फ स्पॉट मार्केट से फ्यूल सोर्स करना। गल्फ स्पॉट मार्केट से अगर आप फ्यूल लेकर आ रहे हो, गल्फ स्पॉट मार्केट से अगर आप तेल खरीद रहे हो, तो ये क्या कर रहा है? और किस बीच? बढ़ते हुए प्रतिबंधों के बीच, विकसित हो रहे प्रतिबंधों के बीच। तो इस चीज के है जो है वर्ब है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है। रिस्क नाउन है, ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है। ये ऑन जो है इसके दर्शन तुम्हें जीवन में तब होंगे जब पॉजेसिव एडजेक्टिव इससे पहले होगा। माई ऑन, हिज ऑन, हर ऑन, देयर ऑन, योर ऑन, ऐसे यूज किया जाता है। ऑन तब लगाओ जब पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, वरना ऑन नहीं लगता है, ध्यान रखें, ठीक है। यहां तक हो गया। अगर मैं इसको दोबारा बताऊं तो समझा देता हूं कि पहले हमने बात करी, लेखक कह रहा है इसके अतिरिक्त
अगर आप गल्फ स्पॉट मार्केट से तेल मंगवाते हो और वो भी तब जब प्रतिबंध लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, तो इसके अपने खतरे हैं। सेकेंडरी सैंक्शंस, ये हो गया द्वितीयक प्रतिबंध। द्वितीयक प्रतिबंध का मतलब यूं है कि मान लो अमेरिका की रशिया से नहीं बन रही और भारत रशिया से तेल खरीदना चाहता है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कि भारत जो है रशिया से तेल ना खरीदे। ये है द्वितीयक प्रतिबंध। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष लगा दिया। तो द्वितीयक प्रतिबंध जो है ये दो बार आ गए। कुड हिट, ये कुड जो है मॉडल है और मॉडल को बेस पसंद है। कुड यहां बता रहा है संभावना। ये प्रभावित कर सकता है ट्रेड चैनल्स को, व्यापारिक माध्यमों को। ठीक है। एक्सपोजिंग, एक्सपोज करते हुए, एक्सपोज जब किसी को करते हो तो आप बिल्कुल उजागर कर देते हो, पर्दाफाश कर देते हो, पर्दा हटा देते हो, सब कुछ सामने लेके आ जाते हो। देखो साहब ये ऐसा ऐसा है, ऐसा दिखाने लग जाते हो। उसको बोलते हैं क्या? एक्सपोज करना। क्या एक्सपोज करते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंडियन रिफाइनर्स, भारत के जो रिफाइनर्स हैं, रिफाइनर्स मतलब जो रिफाइनरी चलाते हैं, रिफाइनरी का मतलब जो तेल निकालते हैं, उनको क्या सीवियर सप्लाई शॉक, ये एडजेक्टिव है। सीवियर, सीवियर का मतलब सीरियस है। सप्लाई शॉक्स का मतलब हो गया आपूर्ति संबंधी जो मुश्किलें आ रही हैं, शॉक्स, झटके लग रहे हैं, उनके प्रति उजागर करते हुए। तो सेकेंडरी सैंक्शंस जो हैं वो ट्रेड चैनल्स को प्रभावित कर सकते हैं। क्या करते हुए? इंडियन रिफाइनर्स को सीवियर सप्लाई शॉक्स के सामने एक्सपोज करते हुए। बीच में जब आईएनजी लग जाए और फ्लो में आप जब ये कहने लग जाओ ऐसा करते हुए, तो उसको बेझिझक आप क्या कह दें? प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दें। आगे कह रहा है इंडियाज क्रूड इंपोर्ट्स, भारत का जो क्रूड इंपोर्ट्स है, भारत का जो कच्चे तेल का आयात है, कहां से मेरे भाई? रशिया से। ये सर्ज हुआ, ये बढ़ा कब? जून में। वाइल यूएई शिपमेंट, जबकि जो यूएई शिपमेंट्स है, जबकि जो यूएई शिपमेंट्स का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात। अब वैसे तो यूएई से पहले भी दे लगना चाहिए। कैसे? क्योंकि यूएस से पहले तो लगाते ही हो, यूके से पहले लगाते ही हो, तो यूएई से पहले भी लगाओ, क्योंकि यू का मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए, यूएस, यूके और यूएई। इन तीनों में जो यू है उसका मतलब यूनाइटेड है। जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ता है वहां दे लगाते हैं। यहां क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम एक्चुअल में बात यूएई की कर ही नहीं रहे, यूएई के शिपमेंट्स की कर रहे हैं। शिपमेंट का मतलब है सामान भेजना। ठीक है। तो ये कह रहा है जबकि, वाइल जो है वो कंजंक्शन होता है, जबकि यूएई शिपमेंट जो हैं वो थे एट रिकॉर्ड लेवल्स, रिकॉर्ड स्तर पर, एज रिफाइनर्स, क्योंकि ये कंजंक्शन है। अब क्यों? क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है, क्योंकि रिफाइनर्स, रिफाइनरी चलाने वाले, सॉर्ट उन्होंने चाहा था, उन्होंने कोशिश करी थी। ये सीक, सॉर्ट, सॉर्ट होता है, बता रखा है। टू सिक्योर सप्लाईज, क्या? आपूर्ति प्राप्त करने की। आफ्टर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन्ड, कब? आफ्टर, यहां कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है। कब? इसके बाद, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो रीओपन हुआ, उसके बाद। मैं इसको फिर समझा देता हूं। भारत का क्रूड इंपोर्ट जो है रशिया से वो जून में बढ़ा, जबकि यूएई शिपमेंट्स रिकॉर्ड स्तर पर थे, क्योंकि जो रिफाइनर्स थे उन्होंने कोशिश करी थी सप्लाईज को सिक्योर करने की, प्राप्त करने की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रीओपन होने के बाद। अब बात आती है कि जो हमने पढ़ लिया उसमें क्या विशेष है, तो देखेंगे आप। विशेष टिप्पणियां इसकी यूं हैं कि एक तो आपको दे रखा है मोर ओवर, सबसे पहला शब्द इस स्लाइड में। मोर ओवर की वर्ड कैटेगरी होती है एडवर्ब, और इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। एक बात। दूसरी बात, सोर्स जो है इसका मतलब भी हम देख लेंगे, सोर्स वर्ब है, देखेंगे सोर्स क्या है। नंबर 3, इसके अलावा यहां पे काम की बात क्या है मेरे भाई? वाइल है वो कंजंक्शन होता है, ये काम की बात है। विरोधाभासी कंजंक्शन और होता है, ये विपरीत वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा काम की बात सॉर्ट क्या है? तो सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, ये इसकी तीनों फॉर्म बनती हैं। सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, ये एक बार आप लिखिए।
लिख लिया सभी ने। मोर ओवर जो है, स्पेलिंग सही नहीं लिखी मैंने, आर लगा दीजिए। इसका मतलब होता है इन एडिशन टू या बिसाइड्स, इन एडिशन टू, या इसे हम कहेंगे बिसाइड्स। दूसरा है सोर्स, सोर्स का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो आप इसको सिक्योर को ऑब्टेन कह सकते हो, प्राप्त करना, ऑब्टेन, या फिर इसको आप सिक्योर कह सकते हो, या आप इसको प्रोक्योर, मंगवाना भी कह सकते हो। प्रोक्योर होता है मंगवाना, वाइल है वो कंजंक्शन है, विरोधाभासी। इसका मतलब कोशिश करना होता है, डिमांड करना होता है, ठीक है, ये मतलब है। आगे चलें, पढ़ो, देखें क्या कहना चाह रहे हैं। हॉस्टिलिटीज, दुश्मनी, एनमिटी, कॉन्फ्लिक्ट, काम की बात है। एनिमी की स्पेलिंग होती है ENEMY, ENEMY। इसका जब एनमिटी चेंज करोगे तो बनेगा ENMITY, ये एनमिटी है ना। यहां ई है, यहां ई नहीं है। अनसस्टेनेबली, अनसपोर्टेबली, अनवायबली, अस्थिर रूप से। बार्गेनिंग का नेगोशिएटिंग, हैगलिंग, मोल भाव करना। फ्लेक्सिबिलिटी का लचीलापन, एडेप्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी। इरोड का कमजोर करना, डिमिनिश, डिटीरियोरेट। देखेंगे हाउ एवर, हालांकि, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, बहुत पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। ये कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, विपरीत बातें करता है। कंजंक्टिव एडवर्ब इसका नामकरण करते हैं, तो जहां भी हाउ एवर मिले उसके पास एक नाम रख दीजिए, कंजंक्टिव एडवर्ब। रिन्यूड, रिन्यूड यहां पे एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म है मेरे भाई, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। आईएनजी होता तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता। अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में है तो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, अगर आईएनजी रूप में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, छोटी सी तो बात है। रिन्यूड ईरान यूएस हॉस्टिलिटीज, तो ये जो नई नई ईरान और यूएस की दुश्मनी है, ये आपका सब्जेक्ट। हैव पुट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। इन दुश्मनियों ने क्या कर दिया है, रख दिया है दोज फ्लोज, उन प्रवाहों को, किन प्रवाहों को, जो शिपमेंट्स आ रहे थे, है ना, भारत के पास, उन प्रवाहों को ये ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, रिस्क पर, खतरे पर। एंड इवन एज वेनेजुएला हैज इमर्ज्ड, और यहां तक कि, इवन स्ट्रेस डालने के लिए आता है, एंड कंजंक्शन है ही, इवन एडवर्ब है। एज वेनेजुएला, एज कंजंक्शन है, जैसे ही या क्योंकि। वेनेजुएला सब्जेक्ट, ये हैज इमर्ज्ड वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। एज अ की सप्लायर, एज प्रेपोजिशन, क्योंकि इसका मतलब है के रूप में। मैंने कहा ज्यादा सोचना ही नहीं है, जब जब एज का मतलब के रूप में हो तब तब आप इसको क्या कह दो, प्रेपोजिशन कह दो। अब कह रहा है और वेनेजुएला जो है वो इमर्ज हुआ है, उभर कर आया है। अ की सप्लायर, एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता, ये एडजेक्टिव है, की, सप्लायर नाउन है। इंक्रीजिंग, बढ़ाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एन अनसस्टेनेबली हाई वन कंट्री कंसंट्रेशन, और जो अनवायबली, अव्यवहारिक रूप से, हाई वन कंट्री कंसंट्रेशन, जो बहुत ज्यादा एक ही देश का जो सांद्रता है, कुड वीकन, वो कमजोर कर सकता है। अब ये कंसंट्रेशन जो है सब्जेक्ट है, कुड वीकन वर्ब है। वीकन देखो en से एंड होने वाले शब्द वर्ब हो सकते हैं, ठीक है। भारत की बार्गेनिंग पावर को, भारत के मोल भाव के पावर को, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम कर सकता है, लचीलापन घटा सकता है, और क्या कर सकता है, अपनी साख जो है उसको कमजोर कर सकता है। किस रूप में, एक इंडिपेंडेंट बैलेंसिंग पावर के रूप में, एक स्वतंत्र संतुलित करने वाले शक्ति के रूप में। अब यहां तक मैं फिर समझा दूं आपको। हालांकि जो नई नई दुश्मनी जो हुई है इन दोनों के बीच में, इन दुश्मनियों ने क्या कर दिया है, इस जो प्रवाह हो रहा था, शिपमेंट्स आ रहे थे भारत, उनको खतरे में डाल दिया है। और यहाँ तक कि वेनेजुएला जो है एक महत्वपूर्ण सप्लायर के रूप में इमर्ज होकर आया है। क्या बढ़ाते हुए, इंक्रीजिंग एंड सप्लायर इंक्रीजिंग एन अनसस्टेनेबली हाई वन पावर कंट्री कंसंट्रेशन। तो एक तो ये सप्लाई के रूप में आया है। अब यहां पे कह रहा है कि इस स्थिति में भी बढ़ता हुआ और बहुत अव्यवहारिक रूप से,
है ना, अस्थिर रूप से एक ही देश पर जो कंसंट्रेशन है वो वीकन कर सकता है भारत के बार्गेनिंग पावर को, फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है, इरोड कर सकता है। इरोड भी वीकन ही होता है, याद रखना। क्रेडिबिलिटी को किस रूप में? इंडिपेंडेंट बैलेंसिंग पावर के रूप में। अब इस स्लाइड में तुम क्या समझे? इस स्लाइड में एक तो मैंने आपको यह समझाया कि कोई भी क्रिया के साथ में आईएनजी लगकर अगर वो एडजेक्टिव बन रहा है या थर्ड फॉर्म लगकर, थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव है, तो इनके नाम अलग अलग होते हैं। ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और ये वाला जो होता है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात पे आइए। दूसरी बात इसमें काम की ये है कि ये जो en एंडिंग वर्ड्स होते हैं, en एक सफिक्स है, en एंडिंग वर्ड्स जो हैं वो जनरली क्या होते हैं? वो जनरली वर्ब्स होते हैं। जैसे स्ट्रेंथन हो गया, वीकन हो गया, ये सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। और कुछ इसमें काम की बात? और तो कोई काम की बात नहीं है। हो गया कंप्लीट, खेलिए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। उससे पहले हम ये 5 मैच द कॉलम वाली कहानी करेंगे। पढ़िए, देखें। कनंड्रम का मतलब क्या बताया था? कनंड्रम का मतलब बताया था डायलेमा, है ना, दुविधा की स्थिति। तो इसको जोड़िए आप इस सी से, अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। प्रूडेंट का मतलब बुद्धिमान होता है, तो क्या आ जाएगा? एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, ये आ जाएगा ई। सर्ज्ड का बढ़ना होता है अचानक से, इंक्रीज्ड सडनली, डी से जोड़ दीजिए। इरोड का कमजोर होना होता है, तो टू ग्रेजुअली डिमिनिश। और हॉस्टिलिटीज का दुश्मनी होता है, तो क्या आ जाएगा? एक्ट्स ऑफ वॉरफेयर, कॉन्फ्लिक्ट और डीप एनमिटी। क्लियर है यहां तक? अब आएंगे आप क्वेश्चंस पर। पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड प्रूडेंट बीन यूज्ड करेक्टली? प्रूडेंट होता क्या है? एक एडजेक्टिव है, और वाइज इसका मतलब होता है। तो इट इज नॉट प्रूडेंट टू ड्राइव एट, बिल्कुल सही यूज किया इसने। पहला ही आंसर आ जाएगा। द प्रूडेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड सेवरल हाउसेज, नहीं। शी बोट अ प्रूडेंट ड्रेस, ड्रेस प्रूडेंट नहीं हो सकती। द शेफ एडेड अ पिंच ऑफ प्रूडेंट, नो। अगला है, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज द फ्रेज इरोड इट्स क्रेडिबिलिटी मीन रिगार्डिंग इंडियाज स्टेटस एज ए बैलेंसिंग पावर? भारत का जो स्टेटस है एक संतुलित शक्ति के रूप में, उस चीज को कैसे, मतलब इस संदर्भ में इरोड इट्स क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है? टू अग्रेसिवली प्रमोट, नहीं, ये तो कमजोर करने की बात है। टू ग्रेजुअली वीकन और डेस्ट्रॉय रेपुटेशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये धीरे धीरे कमजोर कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा इसकी प्रतिष्ठा को और इसके विश्वास को, इसकी साख को। Fill in the blank with the most appropriate word. Over reliance on a single nation or for oil import will slowly erode. अगर एक पे ही निर्भरता रखोगे तो धीरे धीरे भारत का जो इंडिपेंडेंट बार्गेनिंग पावर है वो कमजोर हो जाएगा। Which of the following is the closest synonym for the word conundrum? conundrum का मतलब solution, no. A peaceful agreement, नहीं. A confusion and difficult problem or question. फिर पूछा है, इन द फ्रेज इवॉल्विंग सैंक्शंस हैज इट्स ऑन रिस्क, व्हाट डज द वर्ड सैंक्शंस रिफर टू? सैंक्शन का मतलब क्या है? प्रतिबंध है। ऑफिशियल अप्रूवल्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, नहीं। फिर है फाइनेंशियल बोनसेस, पेनल्टीज एंड एम्बार्गोज, ये आंसर आएगा। नंबर 6 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाई डिड शिपमेंट्स फ्रॉम द यूएई रीच रिकॉर्ड लेवल्स रिसेंटली? बिकॉज द यूएई ऑफर्ड हैवी डिस्काउंट। इस कारण से पहुंच गया था क्या रिकॉर्ड स्तर पे? इंडिया ने बंद कर दिया था, ऐसा है क्या? रिफाइनर्स ने सप्लाई सिक्योर की थी, कोशिश करी थी इन्होंने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हुआ था तब। व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी रिस्क ऑफ इंडिया मेकिंग युआन बेस्ड पेमेंट्स फॉर रशियन ऑयल? इट इवन डिवैल्यूज, नहीं। इट वायलेट्स द स्टेट कैपिटल, इट गिव्स चाइना एन एज, इससे चाइना को एक लाभ की स्थिति मिलती है कि अपनी करेंसी का वो अंतरराष्ट्रीयकरण कर सकता है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन अनसस्टेनेबली हाई वन कंट्री कंसंट्रेशन फॉर इंडियाज ऑयल इंपोर्ट? इट फोर्सेज इंडिया टू एंटायरली अबेंडन द गल्फ एक्सपोर्ट मार्केट, इट वीकन्स इंडियाज बार्गेनिंग पावर एंड रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट में दे रखा है ये ना। बेस्ड ऑन द एडिटोरियल्स आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग युआन पेमेंट्स एंड सिंगल सोर्स कंसंट्रेशन, द ऑथर्स टोन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। इस संदर्भ में ऑथर की टोन कैसी है? हाईली ऑप्टिमिस्टिक एंड सपोर्टिव, नहीं। indifferent and purely statistical, no. Cautionary and critical of over reliance.
ये ओवर रिलायंस का तो आलोचना कर रहा है और सावधानी बरतने को कह रहा है। What can be inferred about India's traditional global position from the phrase erode its credibility as an independent balancing power? इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? इंडिया की जो ट्रेडिशनल ग्लोबल पोजीशन है इस फ्रेज से, erode its credibility as an independent balancing power. India has historically aligned itself strictly with one superpower bloc. India relies entirely on China. India has traditionally maintained a neutral, diversified stance to negotiate freely with all global powers. ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अभी तक तो भारत ने एक ऐसा स्टैंड अपनाया है जो इंडिफरेंट स्टैंड था, है ना, किसी की तरफ झुकाव नहीं था, इसलिए आपका जो आंसर है वो आ जाएगा सी। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।